हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्मी-डिराक सांख्यिकी, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसमें जो निकाय होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सर्वसम और अभिवेद्य होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। पार्टिकल एक जैसे होंगे लेकिन हम लोग और उसमें जो हम लोग विभेद नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, कला कोष्ठिकाओं का जो आकार है वो निश्चित होगा। कला कोष्ठिका का जो आकार है वो क्या होगा, h³ के बराबर होगा, जो सूक्ष्मतम कला कोष्ठिका है। और कला कोष्ठिकाओं की जो संख्या है वो भी क्या होगी, नियत होगी। कला कोष्ठिकाओं में कणों को आपस में बदलने पर नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होगी। अगर यहाँ पे पार्टिकल्स को हम लोग आपस में जो है वो एक्सचेंज कर देते हैं, उनकी अवस्था को बदल देते हैं, तब भी जो है कोई नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होगी। इसका जो चक्रण है वो अर्ध विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, अर्ध विषम पूर्णांक होता है, s = हाफ, 3/2, 5/2। इस टाइप से जो पार्टिकल्स का स्पिन रहता है, ठीक है, उसको हम लोग फर्मी-डिराक सांख्यिकी से एक्सप्लेन करते हैं। और इन पार्टिकल्स को जिनका स्पिन हाफ इंटीजर या अर्ध पूर्णांक या फिर अर्ध विषम पूर्णांक होता है, इसे हम लोग फर्मियंस कहते हैं। ठीक है, एक सूक्ष्म अवस्था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत आइंस्टाइन से, एक तो ये अलग है और दूसरा ये पॉइंट अलग है, क्या कि एक सूक्ष्म अवस्था में केवल एक ही कण रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि ये सूक्ष्म अवस्था की जो क्या बोलते हैं अभ्रष्टता है वो क्या है, जीवन है। ठीक है, E1 ऊर्जा अवस्था की जो अभ्रष्टता है वो जीवन है। और जीवन में अगर N1 पार्टिकल है तब यहाँ पे जो Gr का जो वैल्यू है, जीवन का जो वैल्यू है वो N1 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, हम लोग के पास 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या जो है वो 3 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऊर्जा अवस्था में जो है वो एक ही पार्टिकल रह सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो ऊर्जा अवस्थाओं की जो संख्या है, ठीक है, वो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या से जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर 4 पार्टिकल है तो उन्हें हम लोग 3 ऊर्जा अवस्थाओं में जो है वो नहीं भर पाएंगे। ठीक है, एक जो है बच जाएगा। और यहाँ पे एक ऊर्जा अवस्था में जो है वो 2 पार्टिकल नहीं रह सकते। ठीक है, किसमें, फर्मी-डिराक के केस में। जबकि बोस-आइंस्टाइन के केस में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। उस केस में जो है हम लोग एक बॉक्स में चारों के पार्टिकल को भी रख सकते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। एक सूक्ष्म अवस्था में केवल एक ही कण होगा और इसीलिए जो सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है वो कणों की संख्या से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है फर्मी-डिराक का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और ये कंडीशन हम लोग को कहाँ से मिलता है, ये जो है पॉली के अपवर्जन नियम से मिलता है। ठीक है, पॉली के अपवर्जन नियम के अनुसार जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्वांटम पार्टिकल्स जो है एक ही ऊर्जा अवस्था में नहीं रह सकते। अब यहाँ पे इसके डेरिवेशन के लिए, यहाँ पे ऊर्जा वितरण के लिए हम लोग को डेरिवेशन करना है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि माना हम लोग के पास जो है वो n कणों का एक निकाय है। ठीक है, जिसको हम लोग हमें r ऊर्जा अवस्थाओं में क्या करना है, बांटना है। ठीक है, हम लोग के पास एक निकाय है जिसमें n पार्टिकल्स हैं और इन n पार्टिकल्स को हम लोग को r ऊर्जा अवस्था 1, 2, 3 और r इसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लेते हैं कि पहले ऊर्जा अवस्था में N1 पार्टिकल है, दूसरे ऊर्जा अवस्था में N2 पार्टिकल है, तीसरे में N3 पार्टिकल है और आठवें में जो है वो Nr पार्टिकल है। पहले ऊर्जा अवस्था की जो एनर्जी है वो E1 है, दूसरे की E2 है, तीसरे की E3 है और जो R1 है उसकी जो ऊर्जा है वो ER है। और यहाँ पे ER, E1, E2, E3, ER जो है वो एक सिंगल पार्टिकल की ऊर्जा है। ठीक है, अगर इस ऊर्जा अवस्था में एक पार्टिकल है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, E1 होगी। अगर 2 पार्टिकल है तो 2E1 होगी, 3 पार्टिकल है तो 3E1 होगी, इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि N1 पार्टिकल्स हैं तो जो कुल ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, N1E1 हो जाएगा। यहाँ पे N2 पार्टिकल है तो कुल ऊर्जा जो है वो N2E2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आरवे ऊर्जा अवस्था के लिए जो कुल ऊर्जा है वो क्या आ जाएगा, NrEr आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो E1 है उसकी अभ्रष्टता या सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, एक ऊर्जा अवस्था में जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं उनकी संख्या क्या है, G1, G2, G3 और Gr है। ठीक है, अब इस निकाय के लिए हम लोग को क्या करना है, वितरण फलन, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक का वितरण फलन जो है हम लोग को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या होती है, ठीक है, ओमेगा r,
इसका जो वैल्यू होता है वो होता है हम लोग का जी आर सी एन आर, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी आर का फैक्टोरियल अपॉन एन आर का फैक्टोरियल जी आर माइनस एन आर का फैक्टोरियल, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, ये किसके लिए है, एक आणविक ऊर्जा अवस्था के लिए है। अगर हम लोग पूरे ऊर्जा अवस्था के लिए देखें तो जो ओमेगा होगा ये क्या हो जाएगा हम लोग का ओमेगा 1 गुणित ओमेगा 2 गुणित कहाँ तक, ये गुणित ये आ जाएगा पूरा ओमेगा आर तक। ठीक है, यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये g1 का फैक्टोरियल बटे m1 का फैक्टोरियल g1 माइनस n1 का फैक्टोरियल, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो जी आर तक जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं जो उष्मागतिक आवृत्ति, ठीक है, या उष्मागतिक जो प्रायिकता होता है वो किसके, ओमेगा के जो है वो समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या आएगा हम लोग का g1 का फैक्टोरियल बटे n1 का फैक्टोरियल इंटू g1 माइनस n1 का फैक्टोरियल इंटू g2 का फैक्टोरियल बटे n2 का फैक्टोरियल g2 माइनस n2 का फैक्टोरियल, और इस तरह से ये कहाँ तक रहेगा, r तक रहेगा। जी आर का फैक्टोरियल अपॉन एन आर का फैक्टोरियल जी आर माइनस एन आर का फैक्टोरियल इंटू, ये समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक जोड़ेंगे, कोई नियतांक होगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर से जो है इसका लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग W का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, देखो तो क्या आ जाएगा, log g1 का फैक्टोरियल log g2 का फैक्टोरियल log gr का फैक्टोरियल, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा, यानी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ r log gr का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद ये nr, ये क्या बोलते हैं बटे में है तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा log nr का फैक्टोरियल माइनस क्या है log gr माइनस nr का फैक्टोरियल, इस टाइप से आ जाएगा, और प्लस कोई ये नियतांक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टेलिंग फॉर्मूला का जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, और स्टेलिंग फॉर्मूला क्या होता है, स्टेलिंग का जो सूत्र होता है उसके अनुसार क्या होता है कि जो लॉग, अगर n फैक्टोरियल का हम लोग को लॉग निकालना है, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, n log n माइनस n के बराबर होगा। ठीक है, अगर n फैक्टोरियल का हम लोग को लॉग निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, n log n माइनस n होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। उसके बाद ये log w का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला से जो है इसको एक्सपेंड करते हैं, log w का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हम लोग का समेशन ऑफ r जी आर log r माइनस जी आर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, एन आर log एन आर माइनस एन आर। ठीक है, माइनस इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा माइनस जी आर माइनस एन आर log जी आर माइनस एन आर, और ये प्लस जो है कोई नियतांक, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये कोई नियतांक। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो ये माइनस जी आर है, यहाँ पे एक टर्म और आएगा जी आर माइनस एन आर लॉग जी आर माइनस एन आर माइनस जी आर माइनस एन आर। ठीक है, ये भी आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे और एक ब्रैकेट होगा, और ये जो है प्लस क्या हो जाएगा, नियतांक। ठीक है,
ये देखो, इसके लिए स्टेलिंग फार्मूला लगाएंगे ये आएगा, इसमें स्टेलिंग फार्मूला लगाएंगे ये आएगा, उसके बाद इसमें अगर स्टेलिंग फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा gr माइनस nr log gr माइनस nr माइनस gr माइनस nr। ठीक है, ये जो है हम लोग का इसका एक्सपेंशन हो गया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस जी आर है, ठीक है, ये माइनस जी आर है और यहाँ पे ये क्या है माइनस जी आर, और इस माइनस के सामने ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये जी आर और ये जी आर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और ये माइनस एन आर, ये प्लस एन आर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस और ये माइनस माइनस, यानी ये एन आर और ये एन आर भी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, समेशन ऑफ आर जी आर लॉग जी आर माइनस एन आर लॉग एन आर, ठीक है, माइनस जी आर माइनस एन आर लॉग जी आर माइनस एन आर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस एक ये आता। अब क्या करेंगे, इसमें जो है सूक्ष्म परिवर्तन लेंगे, इसका जो है क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, ये log w, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अवकलन करते हैं, क्योंकि जो जी आर है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बदल सकती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये n1 n2 n3 क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये जो है हम लोग का वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, प्रथम फलन का अवकलन गुणित द्वितीय फलन nr, ठीक है, ये माइनस फिर से या फिर इसको ब्रैकेट में कर दो, ये प्लस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकलन, log nr का जो अवकलन है वो 1/nr और del nr आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके लिए यहाँ पे जी आर के लिए तो नहीं आएगा, यहाँ पे ये माइनस साइन और उसके बाद फिर से ब्रैकेट। ठीक है, और ये जो है पूरा एक बड़े ब्रैकेट में रहेगा। प्रथम फलन का अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डेल एन आर आ जाएगा, और ये आ जाएगा log जी आर माइनस एन आर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से ये इसका अगर हम लोग अवकलन करेंगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो अगला टर्म है वो आ जाएगा हम लोग का, तो इस पूरे लाइन को जो है वो एक साथ लिखते हैं तभी समझ में आएगा। ये जो है कहाँ गया, ये इसके लिए ये आ गया। ठीक है, अब इसके लिए लिखेंगे, ये जो है सामने में माइनस साइन है, उसके बाद अंदर में प्रथम फलन का अवकलन क्या आ जाएगा, माइनस डेल एन आर लॉग जी आर माइनस एन आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस क्या आ जाएगा, जी आर माइनस एन आर, इसका अवकलन करेंगे 1/जी आर माइनस एन आर आ जाएगा, 1/जी आर माइनस एन आर इंटू माइनस डेल एन आर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, और ये जो नियतांक है इसका अवकलन भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग को जो है यही टर्म्स मिलेंगे। क्लियर है ये। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये nr ये nr कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस डेल nr बचेगा। यहाँ पे gr माइनस nr और gr माइनस nr जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस डेल nr और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डेल nr और ये डेल nr जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग को बचेगा समेशन ऑफ r डेल nr log nr, ये बचेगा क्योंकि ये और ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे nr बटे nr 1 हो जाएगा, यहाँ पे g माइनस nr और g माइनस nr जो है वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस डेल nr है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस के कारण ये जो है माइनस में रहेगा, इसीलिए जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ये डेल nr को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, log जी आर माइनस एन आर, log जी आर माइनस एन आर, लेकिन यहाँ पे ये जो है माइनस में है, तो ये यहाँ पे जो है एक माइनस साइन होगा।
और ये हम लोग का ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? तो ये जो है हम लोग का डेल ओमेगा डेल डब्ल्यू का जो है डेल लॉग डब्ल्यू का वैल्यू है, जो कि किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ आर डेल एन आर लॉग, ये एन आर जो है वो माइनस में है तो ये बटे में चला जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का जी आर माइनस एन आर बटे एन आर। ठीक है, ये इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये मान लेते हैं कि हम लोग का क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हम लोग का प्रतिबंध 1 है, ठीक है, प्रतिबंध 1 से अगर प्रतिबंध 1 का हम लोग अवकलन करें तो क्या आएगा, समेशन ऑफ आर डेल एन आर इक्वल टू डेल एन आएगा, और डेल एन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि एन एक नियतांक है, अगर इसका हम लोग अवकलन करें तो यहाँ पे डेल एन आर आएगा और डेल एन का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमें मिलेगा, और इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरे प्रतिबंध से देखते हैं, यहाँ पे ई आर कांस्टेंट है लेकिन एन आर कांस्टेंट नहीं है, अगर इसका भी अवकलन करते हैं तब ये हम लोग को क्या मिलेगा, समेशन ऑफ आर ई आर डेल एन आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई और ए सॉरी डेरिवेशन ऑफ ई डी का अवकलन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ ई, और ये क्या आ जाएगा हम लोग का डेल ई का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे जो है इक्वेशन 5 मान लेते हैं। सेम काम तीनों में हम लोग का कौन कौन सा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक, तीनों में जो है यही काम हम लोगों ने किया है। ठीक है, प्रोसेस अगर एक का भी प्रोसेस कैसा सॉल्व करना है आप लोगों को समझ में आ गया तो सेम काम जो है वो तीनों में करना है, बस क्या चेंज होगा, ये जो कणों की संख्या है। ठीक है, सॉरी मतलब ये प्रायिकता जो है, ठीक है, कि अलग अलग में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कणों को, ये ओमेगा आर का जो वैल्यू है बस यही आप लोग को याद रखना है। उसके बाद वही स्टिलिंग फार्मूला का यूज करना है, सिंपलीफाई करना है, और ये लास्ट है ये लैग्रांज का क्या बोलते हैं, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। ठीक है, अनिर्धारित गुणक का जो है वो यूज करके इसको सिंपलीफाई करना है। क्या करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू जो है 0 है, अगर यहाँ पे हम लोग अल्फा गुणांक का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्योंकि इसका वैल्यू भी, इस इक्वेशन का वैल्यू भी 0 है तो यहाँ पे अगर हम लोग बीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 3, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू इक्वेशन 4 प्लस बीटा इंटू इक्वेशन 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, देखो सभी में समेशन ऑफ आर है, समेशन आर और इसमें भी समेशन आर, उसके बाद डेल एन आर है, डेल एन आर डेल एन आर, तीनों में जो है वो डेल एन आर है, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, वहां पे क्या बचेगा हम लोग का लॉग जी आर माइनस एन आर अपॉन एन आर बचेगा। ठीक है, और ये जो है हम लोग का प्लस क्या आ जाएगा अल्फा, और प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा बीटा ई आर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है हम लोग का 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सूक्ष्म परिवर्तन को बता रहा है। ठीक है, इसका अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका गुणांक जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जो है ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है हम लोग का क्या आ जाएगा, लॉग जी आर माइनस एन आर अपॉन एन आर प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आर इक्वल क्या आ जाएगा हम लोग का 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हम लोग का लॉग, अगर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो लॉग जी आर माइनस एन आर अपॉन एन आर का जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा हम लोग का माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आर आ जाएगा। ठीक है, अगर लॉग को पक्षांतर करें तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, ई के पावर में मिलेगा, जी टू दी पावर आर एन आर अपॉन एन आर, ये इक्वल टू क्या मिलेगा, ई टू दी पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आर मिलेगा। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस अल्फा को अगर हम लोग ए ले लें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा जी आर बटे एन आर माइनस 1, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, जी आर अपॉन एन आर माइनस 1 इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये +1 आ जाएगा,
जी आर अपॉन एन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी टू द पावर माइनस बीटा ई आर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो एन आर का जो वैल्यू आएगा हम लोग का, एन आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी आर अपॉन ए टी टू द पावर माइनस बीटा ई आर प्लस 1। ठीक है, ये जो है हम लोग का वितरण फलन होता है, और बीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/kt होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, जी आर अपॉन ए टी टू द पावर माइनस ई आर बाई के टी प्लस 1। ठीक है, ये जो है हम लोग का फर्मी-डिराक के लिए जो है वो वितरण फलन है। ठीक है, फर्मी-डिराक सांख्यिकी के लिए वितरण फलन है। ठीक है, इसके बाद नीचे जो थ्योरी मैं आप लोग को पहले दूसरे वीडियो में बताया था, यूनिट 5 का जो दूसरा वीडियो था उसमें जो बताया था मैं, ठीक है, इसके नीचे की थ्योरी ये आप लोग को लिख देना है। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो वैल्यू है जी आर बटे एन आर बटे, यहाँ पे ये अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये एन आर बटे जी आर होगा, और यहाँ पे जी आर जो है वो हमेशा बड़ा होता है एन आर से, तो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का फर्मी-डिराक सांख्यिकी का जो है वो वितरण फलन।